10 ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी छोड़कर अपनी राजनीति बर्बाद कर ली। नंबर 10 से शुरुआत उस नेता से जो इस पूरी लिस्ट में सबसे ताज़ा मिसाल है। RK सिंह, मोदी सरकार में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, पहले IAS अफसर, फिर बिहार के बड़े नेता। करोड़ों घरों तक बिजली पहुंचाने की जो योजनाएं थीं उनके पीछे इन्हीं का हाथ था। नाम था, काम था, पहचान थी। लेकिन नवंबर 2025 में इन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। लगा होगा बिहार में अपनी अलग राजनीतिक जमीन बनाएंगे, अकेले चलेंगे, अकेले चमकेंगे। लेकिन भाइयों, बिहार की राजनीति ऐसी है, यहाँ बिना किसी बड़े दल के उगना उतना ही मुश्किल है जितना बिना बादल की बारिश का इंतजार करना। जो आदमी पूरे देश की बिजली नीति तय करता था, 2026 में उसकी खुद की राजनीतिक बत्ती गुल है। एक मुहावरा याद आता है, दूसरों के घर रोशन करने चले थे, अपना घर अंधेरे में छोड़ आए। ये है नंबर 10। लेकिन रुकी, नंबर 9 की कहानी बिल्कुल अलग है। एक ऐसा इंसान जिसने 1983 में करोड़ों भारतीयों को रुलाया था खुशी के आंसुओं से, लेकिन राजनीति में उसी इंसान ने खुद को रुला लिया। और जो असली वजह थी उनके राजनीतिक पतन की, वो मैं आगे बताऊंगा। नंबर 9, कीर्ति आज़ाद। 25 जून 1983 लॉर्ड्स का मैदान, भारत ने पहली बार विश्व कप जीता। उस जीत का हिस्सा थे कीर्ति आज़ाद। उसी चमक को पूंजी बनाकर राजनीति में उतरे। बिहार के दरभंगा से बीजेपी के 3 बार सांसद बने। सब ठीक था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन यहाँ वो सच आता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2015-16 में कीर्ति आज़ाद ने अपनी ही पार्टी के वित्त मंत्री अरुण जेटली पर दिल्ली क्रिकेट संघ के करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए, सार्वजनिक रूप से, पत्रकारों के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और पार्टी के भीतर संदेश चला गया, भाई साहब घर की बात घर में रखते हैं। दिसंबर 2017 में बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया। फिर शुरू हुआ सिलसिला। 2018 में कांग्रेस, 2019 में दरभंगा से लड़े, हारे। फिर तृणमूल कांग्रेस। भाई इतनी पार्टियां बदली कि अब तो वोटर भी कंफ्यूज है कि अगली बार किस रंग की टोपी लगा कर आएंगे। क्रिकेट में जो बल्लेबाज था, राजनीति में खुद ही बोल्ड हो गया। और वो जो सवाल था, क्या अपनी ही पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर करना गलत था, तो जवाब यह है, शायद गलत नहीं था। लेकिन राजनीति में सच बोलने का भी एक वक्त और तरीका होता है, और वो तरीका नहीं अपनाया। यही वजह है कि कीर्ति नंबर 9 पर है। अब बात उस नेता की जिसने 2022 में एक ऐसा दावा किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। और जो हुआ उसके बाद वो सुनकर आप सोचेंगे कि राजनीति में घमंड कितना महंगा पड़ता है। नंबर 8, स्वामी प्रसाद मौर्य। जनवरी 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में सिर्फ 3 महीने बचे हैं और इसी वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कहा, जिस तरफ मैं चाहूँ उस तरफ सरकार बनती है। भाई, नक्शा भी इतने यकीन से रास्ता नहीं बताता। अब समझिए इस बयान का असली वजन। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, मायावती के सबसे ताकतवर नेताओं में एक, पिछड़े और दलित वर्ग की बड़ी आवाज। 2016 में बसपा छोड़ी, बीजेपी में आए। 2017 में बीजेपी की लहर में जीते, योगी सरकार में मंत्री बने, यानी दल बदलने में माहिर। और 2022 में समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया, साथ में कई विधायकों को भी लेकर आए। अखिलेश यादव खुश, विपक्ष खुश। अब परिणाम सुनिए। बीजेपी ने 403 में से 273 सीटें जीती, ऐतिहासिक जीत। और स्वामी प्रसाद मौर्य खुद फाजिल नगर सीट से हार गए। जो पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बदलने निकले थे, वो अपना गांव भी नहीं बचा पाए। चले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। नंबर 8 पर इसलिए क्योंकि इनकी कहानी सिर्फ हार की नहीं, बड़े दावे और उससे भी बड़ी नाकामी की कहानी है। अब नंबर 7 पर वो नेता जो खामोश से मशहूर था, पर जब बोला तो खुद ही चुप हो गया। उनकी कहानी क्या है, आगे देखते हैं। नंबर 7, शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश, सिर्फ एक डायलॉग नहीं था यह शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीतिक पहचान थी। अटल जी के करीबी, बीजेपी के चमकदार चेहरों में एक, पटना साहिब से सांसद। लेकिन 2017-18 में एक अजीब बात हुई, जब पूरी बीजेपी एक स्वर में थी, शत्रुघ्न सिन्हा अकेले दूसरी धुन गा रहे थे। नोटबंदी की खुलेआम आलोचना की, लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं से खुली दोस्ती रखी, और वो भी बीजेपी में रहते हुए। पार्टी की नीतियों पर लगातार सवाल उठाए। बीजेपी ने 2019 में उन्हें टिकट ही नहीं दिया, तो उन्होंने कांग्रेस से पटना साहिब की वही सीट लड़ी। रविशंकर प्रसाद से 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हारे। यह हार इतनी बड़ी थी कि यकीन नहीं होता। फिर 2022 में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। आसनसोल से उपचुनाव जीते, 2024 में भी जीते। लेकिन बिहार की ताकतवर राजनीति वो इनसे बहुत दूर चली गई। दिल्ली के गलियारों में जो रौब था, वो अब बंगाल के एक संसदीय क्षेत्र में सिमट गया। जो समा रोशन थी महफिल की, वो खुद ही बिछ गई अपनी ही लौ से। नंबर 7 इसलिए क्योंकि वो जीते भी, पर असली ताकत गंवा बैठे। नंबर 6, एक ऐसे नेता की कहानी जिन्होंने देश का खजाना संभाला, पर जब खुद की राजनीति का हिसाब लगाया तो घाटे में रहे।
नंबर 6 यशवंत सिन्हा। अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री, फिर विदेश मंत्री, दशकों की राजनीतिक विरासत, बीजेपी के सबसे अनुभवी और पढ़े लिखे नेताओं में एक। 2018 में पार्टी छोड़ दी और फिर लिखा और कहा, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां गलत दिशा में जा रही हैं। ध्यान रखिए, जो शख्स खुद वित्त मंत्री रह चुका हो उसकी बात का वजन होता है, लेकिन असली परीक्षा आई 2022 में। विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा को अपना साझा उम्मीदवार बनाया। सामने थी द्रौपदी मुर्मू। परिणाम, द्रौपदी मुर्मू को करीब 64% मत मिले, यशवंत सिन्हा को 36%। करारी हार। 2026 में यशवंत सिन्हा ना किसी सत्ता में है, ना विपक्ष में कोई बड़ी भूमिका है। टेलीविजन चर्चाओं में कभी कभार नजर आते हैं। जिस शख्स ने देश का बजट पेश किया था, आज उसे अपनी राजनीति का हिसाब समझ नहीं आ रहा, ना घर के रहे ना घाट के। और अब एक बड़ा सवाल, क्या किसानों के लिए आवाज उठाना हमेशा गलत साबित होता है? नंबर 5 की कहानी में यही देखेंगे। नंबर 5 वरुण गांधी। इंदिरा गांधी के पोते, संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी 2009 में पहली बार पीलीभीत से जीते, 2014 में सुल्तानपुर से, 2019 में फिर पीलीभीत से। बीजेपी का युवा, आग्रही, मजबूत चेहरा। लेकिन 2021-22 में कुछ बदल गया। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने खुलेआम किसानों का पक्ष लिया। लखीमपुर खीरी हिंसा पर अपनी ही सरकार को पत्र लिखा। वो पत्र फैल गए। यह पत्र उनके राजनीतिक जीवन का मोड़ साबित हुआ। बीजेपी के भीतर संदेश चला गया, यह अपना है या दूसरों की भाषा बोलने वाला। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट ही नहीं दिया, ना पीलीभीत से ना कहीं और से। और कांग्रेस में जाना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उस परिवार की वो दो शाखाएं दशकों से अलग राहों पर हैं, यानी ना इस तरफ ना उस तरफ। दोनों किनारों पर खड़े थे और नाव बीच धारा में डूब गई। 2025-26 में वो सामाजिक मंचों पर लिखते बोलते हैं, पर कोई पार्टी नहीं, कोई पद नहीं। नंबर 5 इसलिए क्योंकि उनकी हालत सबसे अजीब है, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई तीसरा रास्ता। और अब नंबर 4, जिनकी हंसी पूरे देश को जगाती थी, पर राजनीति में वो इतना डूबे कि एक दिन सर्वोच्च न्यायालय ने जेल की सजा सुनाई। सच में। नंबर 4 नवजोत सिंह सिद्धू। ठोको ताली। नवजोत सिंह सिद्धू 1983 विश्व कप टीम के सदस्य, धमाकेदार बल्लेबाज, कपिल शर्मा कार्यक्रम का वो चेहरा जिसे देख घर में सब हंसते थे। बीजेपी के अमृतसर से सांसद बने, केंद्रीय मंत्री भी रहे। 2017 में बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में आए। अब यहाँ वो सच आता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2021-22 में सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनका और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का झगड़ा इतना बड़ा कि कैप्टन ने कांग्रेस ही छोड़ दी, अलग दल बना लिया। एक पार्टी के दो नेता लड़े और पार्टी टूट गई। 2022 में कांग्रेस पंजाब का चुनाव हार गई। सिद्धू खुद अमृतसर पूर्व सीट से हारे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच यह है, 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने 1988 के एक पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई थी। सिद्धू जेल गए। जेल से बाहर आने के बाद 2026 में वो यूट्यूब और सामाजिक मंचों पर सक्रिय हैं। गए थे नवाब बनने, रहे बस एक यादगार किस्सा। नंबर 4 इसलिए क्योंकि इनकी कहानी हार से आगे जाकर अदालत और जेल तक पहुंची। अब नंबर 3 एक नेता जिसने 1 दशक वफादारी से काम किया और फिर एक फैसले ने सब उलट दिया। नंबर 3 चौधरी बीरेंद्र सिंह। हरियाणा जाट राजनीति। चौधरी बीरेंद्र सिंह मोदी सरकार में इस्पात मंत्री, 1 दशक तक बीजेपी के साथ, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें लगा हरियाणा में जाट बेल्ट का मन बदल रहा है, इस बार हवा बदलेगी। चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण भी यही कह रहे थे। और फिर वो पल आया अक्टूबर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जहाँ सभी सर्वेक्षणों में कांग्रेस को जीतता दिखाया गया था। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा जीत लिया। जो लहर आने वाली थी वो आई ही नहीं, और चौधरी बीरेंद्र सिंह ना केंद्र में ना हरियाणा की मुख्य धारा राजनीति में। रिटायरमेंट के वक्त नया कारोबार शुरू किया जो पहले दिन ही घाटे में चला गया। नंबर 3 इसलिए क्योंकि इन्होंने 1 दशक की मेहनत को एक गलत दांव में लगा दिया। अब बची नंबर 2 और नंबर 1। नंबर 2 की कहानी बहुत खास है। एक ऐसा नेता जिसने महाराष्ट्र में बीजेपी को जमीन पर खड़ा किया, अपनी पूरी जिंदगी लगाई और फिर उसी घर के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी जो उन्होंने खुद बनाया था, और जवाब मिला अभी जगह नहीं।
नंबर 2, एकनाथ खड़से। महाराष्ट्र के किसान परिवार से आए, जमीन से जुड़े नेता, दशकों तक बीजेपी को महाराष्ट्र में खड़ा करने में जिनकी भूमिका थी। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी। खड़से साहब वरिष्ठ मंत्री, लेकिन 2016 में एक जमीनी सौदे को लेकर विवाद हुआ, मंत्री पद छोड़ना पड़ा और यहीं से देवेंद्र फडणवीस और खड़से के बीच की दूरी बढ़ती गई। अक्टूबर 2020 में खड़से ने बीजेपी छोड़ी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सोचा था अब बदला लेंगे, नई पारी खेलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति 2022 के बाद इतनी उलझी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। और यहाँ वो सबसे चौंकाने वाला सच, उनकी बहू रक्षा खड़से बीजेपी में ही रही और 2024 में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बन गई। यानी एक घर दो पार्टियां, पिता दरवाजे से बाहर खड़े हैं, बेटी अंदर मंत्री बन चुकी है। 2025-26 में खड़से बीजेपी में वापसी के प्रयास में हैं। जो घर अपने हाथों से बनाया था, आज उसी के दरवाजे पर खड़े हैं। नंबर 2 इसलिए क्योंकि इनकी कहानी महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा सबक है। अब नंबर 1, वो शख्स है जिसे बंगाल का चाणक्य कहते थे, जिसने ममता को सत्ता दिलाई, जो बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बना और फिर जो हुआ वो इस पूरी लिस्ट की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी है। नंबर 1, मुकुल रॉय, बंगाल की राजनीति के सबसे चतुर रणनीतिकार, ममता बनर्जी के सबसे करीबी, तृणमूल कांग्रेस के निर्माण में जिनकी अहम भूमिका थी। बंगाल में पार्टी का पूरा जमीनी ढांचा उन्हीं ने खड़ा किया था। लेकिन 2017 में मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में चले गए। बीजेपी को बंगाल में उनसे बड़ी उम्मीदें थी, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में मुकुल रॉय बीजेपी के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर से जीते। अब ध्यान से सुनिए, परिणाम आने के सिर्फ 2 महीने बाद जून 2021 में मुकुल रॉय वापस तृणमूल में चले गए। जीतते ही पाला बदल दिया, बीजेपी भौचक्की रह गई, विधायकी छीनने की कानूनी कोशिश हुई, मामला न्यायालय में गया। उनके बेटे शुभांशु रॉय भी तृणमूल में वापस, और अब असली दर्द, तृणमूल ने भी उन्हें वो पुराना सम्मान नहीं दिया। ममता दीदी के भरोसेमंद नेताओं की सूची में मुकुल रॉय का नाम अब नहीं था। 2022-23 में उनकी तबीयत भी बिगड़ी, राजनीति से दूरी बढ़ती गई। ना बीजेपी में जगह, ना तृणमूल में वो पुराना दर्जा। जिसने महल बनाया वो आज महल के बाहर खड़ा है। यही इन्हें नंबर 1 बनाता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई से गिरे उतनी किसी और की नहीं।